अभी जैसा कि हम 10th का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आज से, तो हम आज से चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसका मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पोर्शन बनाया है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, की केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे इसमें कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब अपने वर्ड से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर देते तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज जिस तरह कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, उसी तरह डिकम्पोज मतलब ब्रेक कर देना, ठीक है। किसी भी एक सिंगल रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। फिर आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें कि मतलब किसी को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाना, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी दो रिएक्टेंट थे AB प्लस C, तो C ने क्या करा, B को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। यहां पर हमें थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब यहाँ पे हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट लाइक दो रिएक्टेंट थे AB एंड CD, क्या हुआ, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं आयंस एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर AC और BD हो गया, पहले क्या था AB प्लस CD था। फिर हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में लाइक हम क्विक लाइम से या फिर कह सकते हैं लाइम वाटर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो क्या हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। तो उस टाइप के रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे। फिर अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। मतलब एसिड को जब हम बेस से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन करना, कोई भी दो रिएक्टेंट थे उनको हमने कंबाइन करा तो क्या बन गया, ऑक्साइड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कह सकते हैं ऑक्सीजन का अटैचमेंट ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वहीं इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट वो है रिडक्शन, या ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन रिमूव होगी या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। लाइक हम बात करें कोई भी दो रिएक्टेंट थे, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच थी, क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ठीक है, सिंगल एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास बच गया। इस टाइप के रिएक्शन को हम कैटेगरी में रखेंगे रिडक्शन रिएक्शन की। हाँ, जिन रिएक्शंस में दोनों चीजें होंगी, दोनों चीजें मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होंगे तो उस कैटेगरी के रिएक्शन को हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और अभी तक हमने जो देखा है मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन पे या फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे। हाँ, दो तरह के और रिएक्शन हमारे बच गए जिनका थोड़ा सा हीट से लेना देना है। हीट मतलब जिन रिएक्शंस में हम हीट को यूज करते हैं, लाइक मैंने वाटर को बॉईल करा, वाटर को बॉईल करने में इवापोरेट हो जाता है, या फिर मैंने अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हम देखते हैं कि हमने एनोड और कैथोड डाल दी। जब एनोड और कैथोड हम डालते हैं तो एक रोड पे ऑक्सीजन रिलीज होती है और एक पे हाइड्रोजन। तो उस टाइप के रिएक्शन में जिसमें हमने हीट को यूज करा, वो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, मतलब हीट यूज करना। और जब हम देखा होगा आपने पानी में हम चूना मिला देते तो जिस बीकर में लाइक हम क्विक लाइम अगर वाटर में मिला देंगे तो जो जिस बीकर में हम क्विक लाइम मिलाया है वाटर के अंदर वो बीकर हीट हो जाता है। तो हीट होना क्या, हीट इज प्रोड्यूस्ड। जिन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, और जिनमें हीट यूज होती है मतलब यूटिलाइज होती है वो एंडोथर्मिक, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होना मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब हीट जनरेट होना, और हीट का यूटिलाइज होना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में कि हमने केमिकल इक्वेशन क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, किसी भी एलिमेंट्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशन हमारी दो तरह की होंगी, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। कुछ काफी बार न्यूमेरिकल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कोई भी वो इक्वेशन हमें गिवन दे देगा और बोलेगा कि इसको बैलेंस करो, ठीक है। इसके बाद हम
थोड़ा सा बेसिक पोर्शन है थ्योरेटिकल, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी मतलब किसी भी चीज पे जंग लग जाना, जैसे हमारा कोई भी मेटेलिक इक्विपमेंट्स रहते हैं वो बाहर एटमॉस्फेयर में हम रख देते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की लेयर जनरेट हो जाती है, वो एक कोरोजन है। और रेंसिडिटी हमारा जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, हमने देखा होगा चिप्स वगैरह के पैकेट, उनके अंदर वो गैसेस फिल की जाती है जो गैसेस हमारे फूड प्रोडक्ट को रिएक्ट होने से बचाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। बात करेंगे बेसिकली सबसे अपने इनिशियल टॉपिक की केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेसिकली अगर हम देखें कोई भी चीज अपनी आइडेंटिटी को अगर लूज कर देता है तो उस केस में जो न्यू सब्सटेंस जनरेट होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस भी हम उसको बोल देते हैं। हमारे पास अगर देखिए दो एग्जांपल्स मैंने कुछ यहाँ पे लिए, लाइक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम फूड इनटेक करते हैं। फूड इनटेक करने में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो फाइनल आउटपुट होता है वो क्या है, ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, सिंपल, ठीक है, सिंपल ग्लूकोज की फॉर्म में। दूसरा बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो हम देखते हैं कि वो हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट एनर्जी जनरेट करता है वैक्स बर्न होकर। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर होते वो आफ्टर सम टाइम अगर हम एटमॉस्फेयर में रख देते तो सड़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड में हम मिल्क में हम थोड़ा सा कर्ड डाल देते तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो खुद को इतने लार्ज अमाउंट में इंक्रीज करके मिल्क को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड की फॉर्म में। तो हम वापस कर्ड से मिल्क नहीं ले सकते। तो दीज ऑल रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस। बर्निंग ऑफ कोक, कोक को अगर हम कोल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हीट जनरेट होती है। वहीं पर अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट्स बेसिकली फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो डिफरेंट होगा, और वो डिफरेंट क्यों होगा। अगर लाइक मैं बेसिक से एग्जांपल लूं, अगर A प्लस B को मैंने रिएक्ट करा तो मुझे C मिला, तो ये जो C होगा इसकी प्रॉपर्टी A एंड B से टोटली डिफरेंट होगी। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। हम हाइड्रोजन को भी लिक्विड फ्यूल की तरह यूज करते हैं, और ऑक्सीजन किसी भी चीज को अगर हम बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना रिक्वायर्ड है। लेकिन इन दोनों को अगर कंबाइन करके हम क्या मिलता है, हमें मिलता है वाटर, ठीक है। दीज ऑल आर रिएक्टेंट्स। ये दोनों क्या है आपके, ये है रिएक्टेंट्स, लेकिन ये क्या है हमारा, ये है प्रोडक्ट। तो दीज आर रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट। अगर हम बेसिकली देखें दोनों के फीचर्स डिफरेंट है, लेकिन जब ये कंबाइन हो गए तो क्या बना, वाटर बना। और वाटर किस काम में आता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है एक तरह से। हम अगर वाटर देखें, अब देखो हाइड्रोजन भी फ्यूल की तरह यूज हो रहा है, ऑक्सीजन भी फ्यूल की तरह यूज हो रहा है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने के बाद वाटर को हम एज ए एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो यही है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जब हम रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को लैक कर देता है, अपनी आइडेंटिटी को मिस कर देता है, जो उसकी बेसिक आइडेंटिटी होती है। यही केमिकल रिएक्शन है। वहीं पर अगर हम बात करें फिजिकल रिएक्शंस की, फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जब आइस थी, आइस का जो उसके अंदर प्रोडक्ट था, जो उसके अंदर कंपाउंड था वो क्या था, H2O था, ठीक है। H2O के मॉलिक्यूल्स कंबाइन थे। वहीं पर जब वो मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में आ गया तब भी वो H2 ही रहा। तो जो हमारा इंग्रेडिएंट था वो चेंज नहीं हुआ, उसकी क्वालिटी भी चेंज नहीं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया। लाइक वो लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन वो जब आइस की फॉर्म में आया तो सॉलिड हो गया, और या फिर आइस की फॉर्म से वाटर की फॉर्म में आया तो लिक्विड हो गया, लेकिन रहा तो उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट वो H2। तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन, लेकिन जो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दे उनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ओके। अब हम बात करेंगे अपना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जिन भी दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करके हम कुछ नया बनाते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और वो कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें देते हैं उसको हम प्रोडक्ट की कैटेगरी में, मतलब लेफ्ट हैंड पोर्शन वाले रिएक्टेंट एंड राइट हैंड पोर्शन वाला प्रोडक्ट। जैसे हम यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को अगर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो रिएक्ट करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
इसी वजह से जब हम अपनी एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली एक्टिविटी आपकी है इसमें, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वो जो मैग्नीशियम हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है। तो इसीलिए वो हम अगर उसको रिएक्ट करके दिखाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, सैंड पेपर से उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर देना होता है। जब हम उसको रिमूव कर देते हैं तो हम आसानी से उसको, ठीक है, तो उस में से हम वो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को सैंड पेपर से आसानी से रिमूव करने के बाद ही उसको हम बर्नर में बर्न करके दिखाते हैं, ठीक है। फिर जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, ठीक है। इसीलिए अभी आपका ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन भी है कि क्यों हम उसको सैंड पेपर से रिमूव करते हैं, ठीक है। वो उसका कारण ये है क्योंकि उसके ऊपर अगर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑलरेडी जमी हुई लेयर को हम रिमूव नहीं करेंगे तो आसानी से बर्नर में रिएक्ट होकर नहीं दिखा पाएगा, ठीक। फिर अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, आप यहां पर देख रहे होंगे, तो दीज आर द रिएक्टेंट्स इन दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। लेकिन ये जो हमने लिखा है Mg+O2 और MgO, दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम Mg एंड ऑक्सीजन का सिंबल O, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। फिर ये ब्रैकेट्स में SgS मैंने लिखा है, तो S रिप्रेजेंट सॉलिड, G रिप्रेजेंट गैस और S ऑल्सो रिप्रेजेंट सॉलिड, ठीक है। फिर अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, यही केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जिन भी हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वही केमिकल इक्वेशन की कैटेगरी में आती है। लाइक मैंने यहां पर रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखा है, ग्लूकोज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट लिख दिया, ठीक है। फिर जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करा तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, H2O, वाटर हमें मिलता है और फाइनल एनर्जी, ठीक है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाते हैं तो हम CO2 रिलीज करते हैं और वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी हमें मिलती है। तो हमें पता लगा कि केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है, कि भाई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स है कि हम अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल इक्वेशन हो जाती है। अब बात आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहली बात तो ये समझेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो सेंस है वो सेंस ये कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। अब ये इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर रहेगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। जिस तरह से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय है, उसी तरह से मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि जितना भी मास रिएक्टेंट्स का रहेगा उतना ही मास प्रोडक्ट का रहेगा। इसीलिए हमें इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कंपलसरी होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करा जाए। बैलेंस करने का एक बेसिक सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या करा, मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। अब यहां पर अगर हम देखें, मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के यहां पे कितने एटम है, सिंगल एटम। हाइड्रोजन के यहां पर कितने एटम है, 4 एटम। और ऑक्सीजन के यहां पर कितने एटम है, 2 एटम, ठीक है। ऑक्सीजन के 2, कार्बन के, हाइड्रोजन के 4 और कार्बन का 1। इस 4 का केवल जिस एटम के साथ ये अटैच होता है उसी से रिलेशन होता है, कार्बन से इसका कोई लेना देना है। अगर हम यहां पर बात करें कार्बन का 1, फिर हम बात करें अगर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम है, ये देख। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के 2 एटम हमारे पास यहां पर है और 1 एटम में यहां पर है। मैंने इन दोनों को इसलिए रखा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड वाले का अलग लिखा है और ऑक्सीजन वाले का अलग लिखा है, ठीक है। अगर अब हम बात करें, कार्बन का बैलेंस है, ठीक। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, यहां पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन के केवल 2 एटम्स है।
अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने 2 ऑलरेडी थे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितने एटम हो गए हाइड्रोजन के 4। ठीक, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब बात आई किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहां पर 2 एटम्स है और यहां पर ऑक्सीजन के 2 + 1 3 एटम है, लेकिन यहां पर जब मैंने 2 मल्टीप्लाई करा तो 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस 2 का जब ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हो गया तो यहां पर ये 2, तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, 4 एटम्स हो गए। अब यहां पर अगर आप आ जाओ, मैं इस मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां क्या होगा, 2 ऑलरेडी थे, 2 2 जा 4, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 4। अब बैलेंस चेक कर लो, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 4। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर मैं इसको बैलेंस नहीं करता तो ऑब्वियसली वो किस कैटेगरी में आती, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्यों हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, उसका मेन रीजन नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। अब हमें ये ध्यान रखना है, हम जितने भी केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे सारी की सारी बैलेंस करके ही लिखेंगे। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। लाइक मैंने आयरन को वाटर से रिएक्ट कराया तो उससे बना है आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेटिव। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पर मेरे पास आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों है मेरे पास। ठीक है, सेम इधर आ जाओ, इधर भी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, आयरन की यहां पर कितने एटम्स है, 1 एटम। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम। और ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें, आयरन के हमारे पास है 3, ठीक है, हाइड्रोजन के हमारे पास है 2 और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4। ठीक है, अब हमने देखा कि आयरन बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने क्या करा, इस एटम को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। अब हमारे पास आयरन के 3 बैलेंस हो गया आयरन हमारे पास। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। यहां पे हाइड्रोजन कितने, 2 और यहां भी 2। ठीक है, बैलेंस है। लेकिन अगर हम यहां बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, लेकिन यहां ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें, अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हाइड्रोजन पे सबसे पहले इंपैक्ट पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8। ठीक, यहां पे आ जाओ, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, बेसिकली 4। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम हो गई। अब हम हाइड्रोजन के इस वाले मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। तो देखो 4 2 जा 8 हो गई इक्वेशन बैलेंस। अब देखो आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो अब देखिए ये एक इक्वेशन है, दीज आर द रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट। अगर हम यहां देखें कि मैग्नीशियम के कितने एटम हमारे पास है, 3 एटम। फिर नाइट्रोजन के हमारे पास कितने एटम है, 2 एटम। फिर हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम है, 2 एटम। और ऑक्सीजन के कितने एटम है, सिंगल एटम। ठीक है, वही अगर हम बात करें यहां की, मैग्नीशियम 1 एटम, ऑक्सीजन देखिए ब्रैकेट के ये होल ट्वाइस है OH का, तो यहां पर जो हमारे पास होगा वो ऑक्सीजन के भी 2 एटम होंगे और हाइड्रोजन के भी 2, लेकिन मैग्नीशियम से इसका कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, और अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के हमारे पास यहां पे सिंगल एटम है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का अगर आप देखें ध्यान से, होल ट्वाइस ये भी है, तो 2 एटम हाइड्रोजन के यहां पर हो गए और 3 एटम हमारे पास हाइड्रोजन के यहां पर। मैंने दोनों को सेपरेटली लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाइड्रोजन के 2 एटम ये और हाइड्रोजन के 3 एटम मेरे। ठीक, अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम है हमारे पास, 2 एटम।
मैग्नीशियम का सिंगल एटम हमारे पास है, तो मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर 3 है, अगर मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। अब बात आती है किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का यहां पर 2 है, लेकिन यहां पर कितने, केवल सिंगल। तो आप अगर नाइट्रोजन को यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहां पर टोटल कितने हो गए, 2 ऑलरेडी था, जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 2 3 जा 6, ठीक। और यहां पर भी सेम कंडीशन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहां पर 3 था, 2 से मल्टीप्लाई करा 6, ठीक। तो टोटल कितने एटम हाइड्रोजन के हो गए यहां पर, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 12, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहां पर 2 एटम है और यहां पर 1 है, और यहां पर हाइड्रोजन के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी, 2 ही है, लेकिन यहां पर 12 है। अगर मैं इस पूरे को, ऑक्सीजन यहां कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 ऑलरेडी थे, 6 ऑक्सीजन हो गए। अब यहां पर हमारे पास जो प्रॉब्लम बची वो हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ बैलेंसिंग की बची। अगर मैं देखो इस वाटर मॉलिक्यूल को सीधा मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाइड्रोजन तो 6 हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन 3 रहने वाले। तो मैं क्या करूंगा, इस वाटर मॉलिक्यूल को सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब देखो 6 2 जा 12, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहां पर 6 थे टोटल, 2 3 जा 6। अब यहां मैंने क्या करा, 6 को वाटर मॉलिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी कितने हो गए, 6। तो अब देखो पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के उतने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के, ओके। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका पोर्शन। बेसिकली इसी टाइप की इक्वेशंस आती है बैलेंसिंग के लिए। बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें कि जिसका नाम ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, when 2 and more than 2 reactant combine together to form a single product, like जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक साथ मिलकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। लाइक A और B, these are 2 reactant combined together to form C, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर हम बात करें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड होकर क्या बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे। फिर दूसरी बात है सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे, सोडियम क्लोराइड बना रहे, ठीक है। वहीं पर ये अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर क्या बना रहे, अमोनियम सल्फेट बना रहे, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, 2 हमारे रिएक्टेंट्स हैं जो मिलकर क्या सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्म कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर देखिए, क्विकलाइम को वाटर में मैंने वाटर के साथ मिक्स करा तो क्या बना दिया उसने, स्लेक लाइम बना दिया। वहीं अगर मैं स्लेक लाइम में फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से अगर रिएक्ट कराता हूं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और क्या, वाटर रहेगा साथ में। यहां पर अगर अब हम देखें कि ये जो हमारा हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। अगर हमारे पास ये स्लेक लाइम है और स्लेक लाइम से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बनेगा और वाटर रहेगा। तो ये जो हमारे पास स्लेक लाइम होगा ना, स्लेक लाइम ये वाटर की फॉर्म में होगा। जैसे हम इससे कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो ये इट टर्न्स मिल्की, ये मिल्की फॉर्म में प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमें आसानी से बता देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है किसी भी, अगर हमारे पास स्लेक लाइम है लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में स्लेक लाइम है, तो एक्वस फॉर्म का जो स्लेक लाइम होता है ना, नॉर्मल वाटर की तरह हमें ऑब्जर्व होगा, हमें दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हम उससे फर्दर CO2 पास कराएंगे तो वो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट उसमें फॉर्म कर देगा और इट टर्न्स इनटू मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा स्लेक लाइम मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक रिएक्शन भी है आपकी बुक में, ठीक है। तो ये समझ में आया, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more than 2 रिएक्टेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। उसी का जस्ट ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा,
A single substance break down into two and more than two product or more than two simpler substances is known as decomposition reaction. Like मेरे पास C कोई reactant था या कोई substance था, वो break down हो गया टू प्रोडक्ट्स में, ठीक है, A and B. लेकिन हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि ये जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए वी नीड सम एनर्जी, हमें कुछ एक एनर्जी की जरूरत रहती है. तो इसी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड. जिन रिएक्शंस में हम हीट को यूज करते हैं किसी को ब्रेक करने के लिए, किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, वही रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हमें कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. तो अगर हम फर्दर आगे बात करें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास बेसिकली तीन तरह का होता है. तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है. थर्मल मतलब वी कैन प्रोवाइड सम हीट, कुछ हीट प्रोवाइड करवाएंगे और किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देंगे. दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड को दो डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं. वही बात आती है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें कि हीट एनर्जी हम कहां से ले रहे हैं? लाइट से. जब लाइट से हम हीट एनर्जी लेते हैं तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है और उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस भी बोलते हैं, ठीक. तो अगर बेसिक से एक एग्जांपल ले हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कि हमने क्या करा, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, वाटर से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो गया, ठीक है. तो आगे हम मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा आपको थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. देखो हम डिकम्पोजिशन की बात कर रहे थे, तो डिकम्पोजिशन हमें पता लगा तीन टाइप्स का होता है और तीनों टाइप्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में इसमें हीट प्रोवाइड करानी होती है. अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अगर हम देखें डिफरेंट टाइप्स का होता है. थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है. इन तीनों टाइप्स में एक में हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, एक में हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाएंगे और एक में हम सनलाइट प्रोवाइड करवाएंगे. तो अगर हम देखें कि यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को अगर हम सनलाइट हीट, हल्की सी हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो लेड ऑक्साइड अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. डिकम्पोज हो गए तीनों अलग अलग फॉर्म में. फिर यहाँ पर हम अगर देखें कि आयरन सल्फेट है, ठीक है, आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट को हम डिहाइड्रेट करेंगे, मतलब उसको हीट करेंगे, तो आयरन सल्फेट यहाँ पर क्या है, उसके साथ वाटर क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल फॉर्म हुए, ठीक है. जैसे हमने उसको हीट करा, वाटर अलग हो गया और हमारे पास क्या बचा? आयरन सल्फेट बचा. सेकंड केस में हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि इस लिक्विड फॉर्म से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे. जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. एक कैथोड के साथ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और एनोड के साथ ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगा. वहीं पर हम सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो कैथोड में सोडियम और एनोड में हमारा आएगा क्लोरीन गैस. यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं तो कैथोड से कौन सी गैस लिबरेट होगी? तो कैथोड से हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. और जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कंपैरिजन में हाइड्रोजन कैथोड पे ज्यादा लिबरेट होगी. और हम हाइड्रोजन का प्रेजेंस कैसे पता लगाएंगे? हम एक मैच स्टिक उस कैथोड के पास ले जाएंगे तो हमें एक पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी, पोट पोट इस टाइप की साउंड नजर आएगी, ठीक है. वहीं पर ऑक्सीजन हमारी एनोड पे कलेक्ट हो जाएगी. इसी तरह अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड को अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं उसके लिक्विड फॉर्म से, तो कैथोड में सोडियम कलेक्ट हो जाएगी और एनोड में क्लोरीन गैस कलेक्ट हो जाएगी. मतलब जो इनका चार्ज है, जो इन एलिमेंट्स का चार्ज है, उसके ऑपोजिट टर्मिनल पे, उसका ऑपोजिट चार्ज टर्मिनल पे ये कलेक्ट होंगे, ठीक. वहीं पर अगर हम बात करें फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की फॉर्म में रखेंगे तो सिल्वर अलग,
क्लोरीन गैस अलग। वहीं पर सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग। यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी किस कैटेगरी में आता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन में हमने अपने रिएक्टेंट के साथ हीट प्रोवाइड करवाई है। यहाँ हमने नॉर्मल हीट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया और यहाँ पर हमने सनलाइट। लेकिन इन तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कहीं ना कहीं हमने हीट एनर्जी इनको प्रोवाइड करवाई है। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिस्प्लेसमेंट जैसे कि कोई भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को या फिर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है और कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? ये मैंने इसीलिए साथ में रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे है, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाले लेस रिएक्टिव है। जैसे कि हम देखें, हमारे पास ये एलिमेंट्स है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैंने जानबूझ के रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन जनरेट ना हो। कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, अब हाइड्रोजन तो ना मेटल की कैटेगरी में आता ना नॉन मेटल की कैटेगरी में आता, लेकिन इससे हमें यह आइडिया लग जाएगा कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले फिर भी वाटर से रिएक्ट हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाले वाटर से रिएक्ट नहीं होते। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, मैंने इसीलिए एक शॉर्ट फॉर्म लिखी है इनके सिंबल्स के अकॉर्डिंग। केदारनाथ का माली आलू ज्यादा फीके पकाता है चार। अगर आपको कभी रिएक्टिविटी सीरीज ना भी याद हो तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं। अब यहां पर जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाले कम रिएक्टिव है। तो हमें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब जितना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से कम वाले रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट फॉर्म से रिमूव कर देगा। जैसे हम यहाँ पर बात करें आयरन और कॉपर सल्फेट की। अब अगर हम यहाँ देखें कि आयरन यहाँ पर है और कॉपर कहाँ है, ये रहा, आयरन यहाँ पर है, कॉपर, तो मोर रिएक्टिव क्या हुआ? ऑब्वियसली आयरन हुआ। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सॉल्ट फॉर्म से कॉपर को रिमूव करके उसकी जगह खुद ले लेगा और कॉपर को हटा देगा। ठीक है, दिस इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सेकंड में देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ये रहा और हाइड्रोजन ये रहा। जिंक ने हाइड्रोजन को रिमूव करा, जिंक सल्फेट बना दिया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। अब यहां पर मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट। अगर हम यहां पर देखें कि हमारे पास कॉपर क्या है, ये रहा, और मैग्नीशियम कहां पर, यहां पर है, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। जब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव करके उसकी जगह खुद ले लेगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इसको रिवर्स कर दूं, रिवर्स के सेंस में मैं मैग्नीशियम सल्फेट को कॉपर से रिएक्ट करवाऊं तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों रिएक्शन नहीं होगा? क्योंकि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या पता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर देगा। लेकिन यहां पर तो कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है और मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, तो यहां पर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभी हमने नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन को उसको रिमूव कर दे रहा था। ठीक है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंपाउंड्स क्या करेंगे? अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अब आयंस एक्सचेंज कैसे होंगे? लाइक जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ने अपनी आयंस को एक्सचेंज करा। सिल्वर किसके साथ अटैच हो गया? क्लोरीन के साथ, और क्या बना दिया इसने? सिल्वर क्लोराइड बना दिया। ठीक है, Ag+ और Cl-। ठीक है, इसने क्या करा? अपने नाइट्रेट को किसको दे दिया? सोडियम को दे दिया। सोडियम किसके साथ अटैच हो गया? नाइट्रेट के साथ। ठीक है, क्या हुआ? इसने अपना नेगेटिव आयन सोडियम को दे दिया और सोडियम ने अपना नेगेटिव आयन इसको दे दिया।
ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, एक्सचेंज ऑफ आयंस कर दिया। दूसरा अगर हम यहां पर देखें बेरियम क्लोराइड, Ba पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब हमने साथ में रिएक्ट करवाया तो क्या बना, बेरियम सल्फेट। बेरियम किसके साथ अटैच हो गया, सल्फेट के साथ अटैच हो गया, ठीक है, और क्लोरीन किसके साथ अटैच हो गया, सोडियम के साथ अटैच हो गया। मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि इन्होंने अपने आयंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया। भाई सिल्वर अपनी जगह पर रहा, लेकिन सिल्वर ने किसके साथ अटैचमेंट कर ली, क्लोरीन के साथ, ठीक है। वहीं पर सोडियम ने किसके साथ अटैचमेंट कर ली, नाइट्रेट के साथ। यहां पर बेरियम ने किसके साथ अटैचमेंट कर ली, सल्फेट के साथ, और सोडियम ने किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस। और जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में था उसमें क्या था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन को उसको रिमूव कर दे रहा था, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, इनका एक्सचेंज ऑफ आयंस, इन्होंने केवल अपनी आयंस को एक्सचेंज करके कुछ नए कंपाउंड्स बना लिए। पहले ये सिल्वर नाइट्रेट था और सोडियम क्लोराइड था, यहां पर क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। सेम यहां पर बेरियम क्लोराइड था और सोडियम सल्फेट था, अब ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट हम ये कह सकते हैं कि हम जब भी दो कंपाउंड्स को, लिक्विड कंपाउंड्स को उनकी एक्वस फॉर्म में जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन होने के बाद कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो उस रिएक्शन में मिक्स ना होकर उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, उस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे हमने नोटिस करा हमारे पास लाइम वाटर है, लाइम वाटर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो वो लाइम वाटर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट उस पूरे लाइम वाटर में फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि ये लाइम वाटर मिल्की है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो मिल्कीनेस होती है वो अपने आप खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन जिनमें फाइनली कुछ फाइनल हमारे पास कंपाउंड बचेगा, वो मतलब जिन भी रिएक्शंस में कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो कि हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उस टाइप के रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फाइनली हम आएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या कि व्हेन वी रिएक्ट एसिड विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड को हम बेस से रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बना देगा, सॉल्ट और वाटर, वो अपना एसिडिक कैरेक्टर भी खो देगा और बेसिक कैरेक्टर भी खो देगा, वो हमें वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट की फॉर्म में हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी से दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लाइक मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया मेरे पास, सोडियम क्लोराइड और वाटर। सेकंड मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया, उसने फिर क्या बना दिया, सोडियम सल्फेट और वाटर बना दिया, ठीक है। सो दीस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन व्हिच हीट इज यूटिलाइज्ड। मतलब इन रिएक्शंस में हम हीट को यूटिलाइज करेंगे किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, ठीक है। लाइक हमने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो इलेक्ट्रिसिटी ने हीट जनरेट करी और हीट जनरेट करने के बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस दोनों सेपरेट हो गई, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हम क्या लेंगे कि हीट एज अ रिएक्टेंट लेंगे, ठीक, हीट को हम एज अ रिएक्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन व्हिच हीट इज प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट। ये वो रिएक्शंस है जिनमें हीट प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस हो रही है। लाइक यहाँ पे हमने देखा कि हमने मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट जनरेट करी। वहीं पर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन की भी सेम कैटेगरी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी, वाटर वेपर प्रोड्यूस करे और हीट प्रोड्यूस करी। तो यहां पर हमारे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे फर्दर दो रिएक्शंस के बारे में जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट खुद में ऑक्सीजन को ऐड करेगा, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो किस कैटेगरी में आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। लाइक यहाँ पे कॉपर को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया, वहीं पर एल्यूमिनियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। अगर हम देखें रिडक्शन रिएक्शन में जस्ट इसका ऑपोजिट होने वाला है,
हमें क्या करना है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट खुद में हाइड्रोजन को अगर ऐड कर रहा है या फिर वो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है खुद से, तो उस कैटेगरी में वो किस रिएक्शन में आएगा, रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक है, वहीं पर हम ये देखेंगे कि कुछ कुछ रिएक्शंस में ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव भी हो रही है, या फिर हाइड्रोजन ऐड भी हो रही है और ऑक्सीजन रिमूव भी हो रही है, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम कैटेगराइज करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में। अभी रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, या ऑक्सीजन ऐड भी होगी और हाइड्रोजन रिमूव भी होगी, या फिर हाइड्रोजन ऐड भी होगी और ऑक्सीजन रिमूव भी होगी। उस कैटेगरी के रिएक्शंस को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में दीज आर दोज रिएक्शन व्हिच कंटेन ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस। अभी तक हमने ऑक्सीडेशन के बारे में क्या जाना, दोज रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रही है और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का गेन हो रहा है और ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन यहां एक नई कैटेगरी आएगी, जिन भी रिएक्शंस में कंपाउंड या एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे। और जिन भी कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं और खुद को स्टेबल कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन व्हिच कंटेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा है, कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवा दिया वो हाइड्रोजन गैस से। जब मैंने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाया तो मैंने देखा कि यहाँ पे कॉपर अकेला रह गया। अब कॉपर ने क्या लॉस करा, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन लॉस होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। जब ऑक्सीजन गेन होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। यहां पर जो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं व्हाट आर द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज एजेंट्स व्हिच गिव्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन। वो ऑक्सीजन को देंगे और हाइड्रोजन को ले लेंगे। ठीक है, अगर हम इस कैटेगरी में देखें कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को दिया तो ऑब्वियसली वो किस कैटेगरी में आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आएगा। वहीं पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन करा, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन करा तो किसकी कैटेगरी में आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, जो हाइड्रोजन को देंगे और ऑक्सीजन को लेंगे। यहां पर कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन को देने के साथ ही वो किस कैटेगरी में आ गया, सीधा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में। वहीं पर हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। जैसे ही उसने ऑक्सीजन को ऐड करा वो किस कैटेगरी में आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में। ठीक है, अब इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर अगर सेकंड एग्जांपल जो मैंने लिया है, मैंने आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करा दिया तो क्या बना, आयरन मेरा सेपरेट हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। आयरन ने यहां पर क्या करा, गिव्स ऑक्सीजन। आयरन ने ऑक्सीजन को दिया तो क्या हो गया, सीधा सीधा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन देना या हाइड्रोजन लेना सीधा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वहीं पर अगर हम देखें रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम ने क्या करा, ऑक्सीजन को गेन कर दिया। जब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो एल्यूमिनियम किस कैटेगरी में आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको हमेशा रिएक्टेंट्स की कैटेगरी में मिलेंगे, मतलब लेफ्ट साइड पोर्शन में मिलेंगे। यहां आपको पता लग जाएगा विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की थर्ड कैटेगरी ये है। इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस की कैटेगरी में आएगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन प्रोसेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हम बात करेंगे कोरोजन की। अब कोरोजन के बारे में जैसा कि हम देखें, कोई भी मेटल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर से रिएक्ट होता है तो क्या करेगा, अपने ऊपर एक मेटेलिक लेयर को लगा लेगा। अब धीरे 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 वो मेटल ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी, उसकी टफनेस को खत्म कर देगी। ठीक है, उस स्ट्रॉन्गनेस को खत्म कर देगी। हमने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स कभी हम छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, लाइक टेरेस पे रख देते हैं, तो
तो कुछ 2 to 3 मंथ्स के बाद हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की या जंग की एक बहुत लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, धीरे 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 कोरोड होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें आयरन की, लाइक आयरन हमने ओपन टेरेस में अगर रख दिया या फिर हमने रूम में भी रखा, तो रूम में ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट होता है, वाटर वेपर भी होते हैं। यहाँ पे मैंने वाटर वेपर में एक्स इसलिए यूज करा क्योंकि ह्यूमिडिटी हर एक सीजन में डिफरेंट होती है। लाइक रेनी सीजन है तो ह्यूमिडिटी बेसिकली ज्यादा होगी, समर सीजन है तो ह्यूमिडिटी कम होगी, विंटर है तो भी वो भी वेरिएट करेगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग तो फाइनली क्या बनाएगा, जब इन सब चीजों से दीज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, जब इन चीजों से हम उसको रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। जब वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाएगा तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक एक लेयर आती रहेगी और वो धीरे धीरे कोरोड होना स्टार्ट कर देगा। और ये लेयर रेड कलर की होती है, हमें पता है जंग की जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। अगर हमने देखा होगा हमारे घरों में हम कॉपर की यूटेंसिल्स कभी कभी यूज कर लेते हैं, तो कॉपर की यूटेंसिल्स के साथ भी सेम कंडीशन कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। जब वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाएगा वो किस कलर की होगी, ग्रीन कलर की। वहीं पर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर तो हमने देखा है हम मैक्सिमम हम ऑर्नामेंट्स पे यूज करते हैं, तो सिल्वर भी जब H2S से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ये भी किस कलर की होगी, ब्लैक कलर की। कभी कभी ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि व्हाट इज द बेसिक कलर ऑफ Ag2S या फिर बेसिक कलर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट या फिर रस्टिंग का कलर क्या होता है, ये भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो ये अब बात आती है कि ठीक है भाई ये कोरोजन हो रहा है या रस्टिंग हो रही है, तो इस रस्टिंग से हम अपने इक्विपमेंट्स को, अपने मेटल्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के मेथड्स हम जानते ही हैं। सबसे पहले या तो हम उस पर रेगुलर पेंटिंग कर देंगे। जब हम उस पर रेगुलर पेंटिंग करेंगे तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो भी मॉइस्चर होगा या एसिडिक गैसेज होंगी वो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगी, और जब वो कांटेक्ट में नहीं आएंगी तो बचे रहेंगे। दूसरा हम क्या करें, या तो उसके ऊपर एक ग्रीस की लेयर लगा दे या फिर उसके ऊपर ऑयल लगा दे, वो भी सेम सिचुएशन की एक लेयर दे देंगे तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। और जो थर्ड वन मेथड है वो दिस इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम अपने मेटल के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लाइफ होती है मेटल की वो ज्यादा हो जाती है। क्योंकि आयरन, अगर मैंने जैसा आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था, आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक, लेकिन हम क्या करेंगे, आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देंगे जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर से आसानी से रिएक्ट नहीं होगा और उसका जो लाइफ प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब लाइफ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज कोरोजन। ओके, तो अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी मतलब एटमॉस्फेयर में जो हमारा फूड, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे हमारा फूड के अंदर जो फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट है वो रिएक्ट होना शुरू कर देते हैं। जब वो रिएक्ट होना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, उसमें से एक अनवांटेड स्मेल आने लगती है, और अनवांटेड स्मेल आने का क्या इंडिकेशन होता है कि वो हमारा खाना खराब हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि ठीक है हमारा खाना एटमॉस्फेयर में रखने से ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और वो खराब हो जाता है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने खाने को बचा सकें। तो अपने खाने को रेंचेड होने से बचाने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। भाई सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है कि हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे कि उसका जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है उस प्रोसेस को कम करेंगे। उस प्रोसेस को कम करेंगे तो हमारा खाना लॉन्ग टर्म तक बचा रहेगा। बहुत सारी चीजें हम जो खाते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिले होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट होने उसको नहीं देते, पहला प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस में हम क्या करेंगे, भाई हमारे खाने के सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है और एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उसकी सराउंडिंग्स के एयर से एयर को रिमूव कर दें। तो एयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम पैकिंग कर देते हैं। वैक्यूम पैकिंग करने से हम उसकी सराउंडिंग से एयर को हटा देते हैं। जब एयर ही नहीं रहेगी तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, और ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। थर्ड प्रोसेस इज हम क्या करेंगे, उसकी सराउंडिंग की एयर को रिप्लेस कर देंगे। उस एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज है, तो क्यों ना हम ऐसी गैस को फिल कर दें जो हमारे फूड स्टफ से रिएक्ट ही ना करें, हमारे ऑयल्स और फैट जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है उनसे रिएक्ट ही ना करें। तो हम क्या फिल कर देते हैं, वहां पे नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज हम उसको डीफ्रीज कर दें। डीफ्रीज मतलब
हम उसको एक 0 से बिलो टेम्परेचर पे डाल दें, जब 0 से बिलो टेम्परेचर पे डालेंगे तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो होने की वजह से क्या होगा कि वो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो दीज आर द 4 प्रोसेस व्हिच हेल्प्स फॉर प्रिवेंटिंग आवर फूड फ्रॉम रेंचिंग, ठीक है। तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो गया है, और इस चैप्टर में बेसिकली यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने कराई हैं। अब लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को रीड करें, एनसीईआरटी रीड करने के बाद फिर आप वीडियो को देखें, और उसके साथ साथ मैं इसके डिस्क्रिप्शन पोर्शन में जो नोट्स हैं वो भी डालूंगा, और नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी डालूंगा, एनसीईआरटी ब्लू बॉक्स सॉल्यूशन भी डालूंगा, और एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी डालूंगा, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशन भी डालूंगा। ये तीनों चीजें डिस्क्रिप्शन पोर्शन में आपको मिलेगी। अब उससे क्या होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को पढ़ेंगे, और फिर मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन आपका बचेगा, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।